स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Hello everyone, welcome to Study IQ IAS. Today we have All India Rank 337 डॉक्टर अंकिता with us. इनकी जर्नी में खास है कि इन्होंने जॉब के साथ प्रिपरेशन करी और मैरिज के बाद इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो काफ़ी कुछ आपको पता लगने वाला है, अप्स एंड डाउन्स। मुझे लगता है कि किसी की सफलता उसकी केवल रैंक से निर्धारित नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे जो स्ट्रगल है उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जो चैलेंजेस आप आज फेस कर रहे हैं, कई बार जिन चैलेंजेस के बाद आप रुक जाते हैं, तो कोई और जिसने उन चैलेंजेस को पार करके सक्सेस हासिल किया है वो आपको एक होप देता है, साथ में स्ट्रेटजी भी देता है। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द डिस्कशन डॉक्टर अंकिता। थैंक यू सर। सो अंकिता, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन यू थॉट कि सिविल सर्विसेज करना है, क्योंकि आप बता रही थी कि MBBS के दौरान भी आप सोच ही रही थी कि करना तो है। हाँ जी सर, आई thought about UPSC when I was doing my MBBS, but then I gave NEET exam and got a good rank, so I planned to get into MD, did my MD from RML, but simultaneously prepare करने का time नहीं मिल रहा था, and then COVID came, so and then I got married, so I started preparing after my marriage. आफ्टर मैरिज स्टार्ट किया है। और आपने कितने सारे मेडिकल बैकग्राउंड से टॉपर्स देखे होंगे। जनरली MBBS हमने देखा है कि MBBS के दौरान उन्होंने स्टार्ट किया और उसके बाद दे आर इनटू सर्विसेज, बट MBBS MD करने के बाद मतलब इट्स हार्डवर्क है, राइट? और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर क्लियर किया। डेली बेसिस पर आप कितना टाइम लगभग देती थी प्रिपरेशन को? मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टडी। Sir, it was not a constant number of hours that I could give daily because I was doing my job also. So, like in morning, I used to have around 1.5 hours before going to the hospital, and then during hospital hours, whenever I used to get time, so usme I used to do some videos at 2x speed, what most aspirants do to save time, and do some tests whenever possible, and then फिर घर आके 4-5 hours so I used to give. जो ऑनलाइन प्रिपरेशन है, जो ऑनलाइन गाइडेंस होती है लाइव क्लासेस की, उससे आपको हेल्प मिली? Yes sir, definitely. और आंसर राइटिंग कब से आपने शुरू करी? Sir, first attempt which I gave, I did not prepare much. And second attempt में my focus was on prelims because marriage भी हो गई थी, so there were some distractions, and I did some answer writing for that attempt, but मैंने answer writing अपना जो last year का attempt था उसके लिए ही start किया था. So I attended few live classes answer writing, and बाकी mainly I did few test series, and then my husband helped because he already had cleared this exam. So he used to evaluate my answers, and फिर कुछ friends का group था, so उसमें थोड़ा answer writing discuss हो जाता था. देखिए, गाइडेंस की तो ज़रूरत पड़ती है। हस्बैंड इज़ ऑलरेडी इन डेनिक्स। Yes sir. तो वहाँ से भी हेल्प मिलती थी। अब ना सेगमेंट में करते हैं इस डिस्कशन को। जैसे प्रीलिम्स के लिए स्पेशली आपने क्या किया? जैसे स्टूडेंट्स के अंदर डाउट होता है प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी इन्होंने साथ में की है या अलग अलग की है, और अगर इफ़ स्टूडेंट्स आर टारगेटिंग से 26, राइट, और आज हम मई में हैं, सो व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट? कब तक उन्हें अपना GS का पार्ट कंप्लीट कर लेना चाहिए? कब तक उन्हें अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लेना चाहिए? एक मेजर ये डाउट स्टूडेंट्स के अंदर होता है। सर GS के लिए तो मोस्टली स्टैटिक पोर्शन इज सेम फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. कुछ सब्जेक्ट्स हैं विच आर मोर रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स. सो लाइक इफ वी से कि एनवायरनमेंट है या साइंस टेक है, उसके लिए मोस्टली करंट अफेयर्स ही यूजफुल रहते हैं. स्टैटिक इज़ वेरी लिमिटेड विच कम्स इन द एग्जाम. सो आई वुड से कि प्रिपरेशन इज़ मोर साइमल्टेनियस. उसमें आप सेपरेशन की प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक इतना करना है या उसके बाद मेंस का करना है, सो आई डोंट थिंक दैट पॉइंट इज़ वेरी मच रेलेवेंट. सो यू कवर द सिलेबस वंस, एंड प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली जो करंट अफेयर्स हैं या कुछ टॉपिक्स विच आर प्रीलिम्स स्पेसिफिक, सो आई स्टार्टेड डूइंग दोज इन January end or February starting, and then I devoted 3 months
फॉर कंप्लीट प्रीलिम्स के MCQ सॉल्व करना या टेस्ट लगाना. आई डिड दैट. देखो फैब में आपकी नोटिफिकेशन आ ही जाती है और जैन से प्रीलिम्स पर फोकस करना इन्होंने स्टार्ट किया था. आपको हमेशा एडवाइस किया जाता है कि आप प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन यानी कि आप एथिक्स वाले पोर्शन को प्रीलिम्स और मेंस के बीच में नहीं छोड़ सकते कि हम उस समय पर करेंगे. यस सर. वर्ल्ड हिस्ट्री को आप उस समय के लिए ना छोड़ें. मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, राइट्स इशूज, सोशल जस्टिस, दे नीड टू बी कंप्लीटेड बिफोर. तो जनवरी का टारगेट जैसे इन्होंने रखा था तो आप भी जनवरी का टारगेट रख सकते हैं. तो मई से जैन तब तक GS कंप्लीट करना है, ऑप्शनल कंप्लीट करना है, मल्टीपल प्रैक्टिस करनी है, तभी जाकर मतलब यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस कि उस 3 महीने में आप प्रीलिम्स पर फोकस कर पाएंगे. और प्रीलिम्स तो आयरन शील्ड है. And I did my optional in December and January. And before that, I had one reading of my optional. And December, January में I wrote few questions. And उसके बाद optional सीधा prelims के बाद. Optional as well as ethics and essay. ठीक है. अच्छा, एकेडमिक्स के अलावा नॉन एकेडमिक क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आ रहे थे? जैसे स्टूडेंट्स वुड बी वेरी मच यू कैन से इंस्पायर्ड कि देखो जब गवर्नमेंट जॉब में आप होते हो, RML हॉस्पिटल जैसे यू वर टेलिंग, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है डॉक्टर्स पे, राइट? तो उसको आप कैसे हैंडल करते थे? उसके लिए तो एक्चुअली माई कलीग्स वर वेरी हेल्पफुल. सो कई बार ड्यूटीज़ एडजस्ट करने में कि प्रीलिम्स पास आ रहा है, सो दे वुड डू माई ड्यूटीज़ एंड देन आई वुड डू लेटर. सो उन्होंने बहुत हेल्प की. एंड बाकी तो बिकॉज फैमिली का भी पूरा सपोर्ट रहा है, emotionally and as well as financially. They never asked me to continue the job. They said कि if you want to leave the job and prepare full time, you have all the freedom. So वो एक जो at the back end जो support रहता है, that is most important. And I am not very studious kind of person. So बीच में थोड़ा ऐसे ब्रेक भी हो जाता था. आई वुड हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ थोड़ा कुछ आउटिंग्स. दैट डज नॉट वेस्ट टाइम एक्चुअली. वो थोड़ा स्ट्रेस बस्टर के तरीके से काम करता है एंड यू फील मोर एनर्जेटिक आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 1 or 2 days. ब्रेक्स आर नेसेसरी. लेकिन इनका स्टेटमेंट सुना आपने कि आई एम नॉट दैट स्टूडियस. मतलब MBBS MD ऑल इंडिया रैंक 90 थी इनकी नीट में, और देन नाउ all India rank 337 and she is not studious. Actually sir, I did my MBBS with very sincerity. So even if you devote like 4-5 hours daily and आप ऐसे casual नहीं कि एग्ज़ाम आ रहा है उससे 1 महीना पहले ही पढ़ाई स्टार्ट करनी है. So that was not my approach. So मैंने continuity रखी. एंड एग्ज़ाम से 1 महीना पहले 12 घंटा 14 घंटा पढ़ना वो मेरे से कभी नहीं हो पाया. और जो काफ़ी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं उनकी वही आदत रही है, लास्ट मोमेंट पे 12 से 14 घंटे इन जनरल पढ़ाई गया है, इस एग्ज़ाम में भी और अदर एग्जाम्स में. बट एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि सिस्टम्स एक्चुअली क्रिएट रिजल्ट्स. मतलब इफ़ यू हैव सिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, जैसे शी वाज सेइंग कि 4 से 5 घंटे अगर पढ़ना है तो पढ़ना है, तो उसके बाद कितनी भी शी वाज बिजी, शी फाउंड अ वे आउट. तो वो सिस्टम अगर था तो उससे रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ. हम सोचते हैं कि इंडिविजुअल जो हाइज होते हैं हमारी लाइफ में कि अब मुझे मोटिवेशन आ गई, अब मुझे क्लैरिटी आ गई, उससे नहीं होता. ग्रेट. तो लाइफ वहाँ तो मैनेज हो रही थी और रिलेशंस में हस्बैंड का सपोर्ट पूरी तरह था, फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी था. आई थिंक फैमिली का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है. मैरिज के बाद नए घर में जाते हैं तो मतलब काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं. मतलब हाउ यू डेल्ट विद इट, क्योंकि वो वाला फेज था जिसमें कि आप अपने UPSC प्रिपरेशन की फाउंडेशन को बना रही थी. दैट वाज आल्सो मतलब ट्रिकी. Actually, I was living with my husband. He is posted in Daman and Diu. So I had shifted from Delhi. So ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं कि कुछ इंटरफेरेंस हो रहा है. बट दे ऑलवेज इमोशनली सपोर्टेड कि बिना प्रेशर के एग्ज़ाम दो. एंड लाइक माई ओन पेरेंट्स, उन्होंने कहा था कि इवन इफ़ यू डू नॉट क्लियर दिस एग्ज़ाम यू डोंट हैव टू मेक इट अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ कि ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है. यू ऑलरेडी हैव अचीव्ड अ लॉट, सो कुछ प्रेशर मत लेके करना. एंड सेम वे माई इन लॉज सपोर्टेड. उन्होंने भी हमेशा मुझे यही कहा है कि प्रेशर नहीं लेना. एंड एक्चुअली लास्ट टाइम जब लास्ट ईयर मैंने अटेम्प्ट दिया था, आई वॉज मच इनटू प्रेशर कि एग्ज़ाम क्रैक करना है, बिकॉज
देन यू हैव टू डिसाइड योर करियर पाथ कि इसी में कंटिन्यू करना है और यू कंटिन्यू इनटू योर मेडिकल, बिकॉज दोनों चीज़ों पे एक साथ फोकस करना वाज वेरी चैलेंजिंग. और जो 3 अटेम्प्ट हो चुके थे तब तक, तो उससे भी एक प्रेशर बिल्ड हो रहा होगा. यस, लास्ट ईयर फिर दिया था तो आई मिस्ड द लिस्ट बाय फ्यू मार्क्स. इस साल मैंने सोचा था कि होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी आई वोंट get into stress because of this, and this year it helped me a lot. This was Dr. Ankita's 4th attempt और second interview. यहाँ पे उन्होंने एक बड़ी सही बात करी कि लाइफ मतलब इससे बहुत ज़्यादा है, और पता है यही चीज़ वो मतलब ये एग्ज़ाम टेस्ट भी करता है. मतलब दिस काइंड ऑफ मैच्योरिटी इज़ मच नीडेड. कितने सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो मतलब 6 अटेम्प्ट दे रहे हैं और मतलब लाइफ का एक बड़ा पार्ट चला जाता है. आसपास वो देखते हैं, जैसे आपने तो MBBS MD कर ली थी तो यू वर प्रेटी, मतलब एक बैकअप था कि मतलब यू आर मतलब दैट्स देयर. लेकिन उन एस्पिरेंट्स के बारे में क्या कहा जाए जिनके पास अभी कोई बैकअप नहीं है. दे इफ इट डजंट हैपन तो उसके बाद उनको बिल्कुल स्क्रैच से अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना पड़ेगा. तो उनके लिए भी यही एडवाइस है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, मौके बहुत मिलेंगे. अभी अगर जो कर रहे हो, अगर सोचा है IAS, तो फिर इसके लिए मतलब फिर जस्ट गिव इट ऑल, गेट इन टू द रिंग एंड डू वॉट इज़ रिक्वायर्ड. फिर उसमें इनसिंसेरिटी नहीं होनी चाहिए कि तब करेंगे, अब करेंगे, अभी ठीक चलेगा, तब ठीक नहीं चलेगा. मतलब योर लाइफ, मतलब लाइफ का वर्दीनेस इसमें भी तो है कि अगर आपने इस गोल को टेकअप किया है तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको तो डिलीवर करो. इसके बाद जो प्रीलिम्स वाला पीरियड था उसके लिए आपने जो टेस्ट प्रैक्टिस करने स्टार्ट करे, तो कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो कुछ प्रैक्टिस करते हैं प्रीलिम्स और मेंस की. तो आपने PYQs की प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस कब से स्टार्ट करी? सर PYQs आई स्टार्टेड फ्रॉम मार्च, एंड PYQs पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था. आई लिसन टू सम सॉल्व्ड पेपर्स एंड उसके अलावा जो प्रॉपर टेस्ट सीरीज थी दैट आई डिड. टेस्ट सीरीज से एक्चुअली 2020 onwards the pattern has changed a lot. So I did not find any use कि मैं 2010 से पहले के या इतने MCQs PYQs solve करूँ. 2020 onwards I solved all the PYQs. टेस्ट सीरीज तो होनी चाहिए, इससे कम से कम रिवीजन का भी एक प्रेशर बना रहता है, उस बहाने रिवीजन होता रहता है. रिवीजन प्लस टाइमिंग्स कि आपको इतने देर में इतने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, एंड दैट इज़ वेरी यूजफुल इन CSAT, बिकॉज CSAT का भी 2 साल से तो बहुत लेंदी पेपर आ रहा है, एंड बीइंग फ्रॉम अ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड इट वाज टफ फॉर मी. सो CSAT वाज चैलेंजिंग. और अभी प्रीलिम्स आने वाला है, तो अभी भी अगर कोई इस वीडियो को सुन रहा है और CSAT पर ड्यू फोकस नहीं किया तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दैट. इस बार भी जो मार्कशीट आई हैं तो उसमें कई स्टूडेंट्स हैं GS क्लियर है, बट CSAT इज़ द इशू. CSAT के लिए आपने क्या किया? CSAT के लिए आई डिड सम वीडियोज़ ऑनलाइन. आई डिड फ्रॉम स्टडी IQ के अंकित सर के वीडियोज़ हैं. PYQs भी जो उन्होंने सॉल्व कराए हैं दैट आई डिड, एंड फ्यू अदर वीडियोज़ जिनमें कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज वगैरह उन्होंने शॉर्टकट्स बताए हुए थे, दोज आई डिड, नथिंग मोर देन दैट. ठीक है, ये इनके लिए वर्क किया है. लेकिन डिस्क्लेमर भी होना चाहिए ना कि प्रैक्टिस रखना हर किसी का अपना एक नेचर होता है और अलाइनमेंट होता है सब्जेक्ट के साथ. डिस्क्लेमर की बात पे सर आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग. जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, सो आई सॉल्व माई फर्स्ट CSAT का क्वेश्चन इन द एग्जाम हॉल ओनली, एंड बिकॉज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि बेसिक मैथ्स आता है, बेसिक इंग्लिश आती है, एंड इंग्लिश तो ठीक ठाक है, एंड मैथ्स भी 10th तक तो पढ़ा है, तो आई थॉट कि हो जाएगा, एंड आई गॉट 99 दैट ईयर इन CSAT. बट जो सेकेंड अटेम्प्ट दिया उसमें CSAT पूरा चेंज हो गया था. सो देन आई रियलाइज्ड कि CSAT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई नो फ्रेंड्स who have scored good in GS, but CSAT में वो लोग 1-2 नंबर से they could not clear it. So CSAT is very very important. करंट अफेयर्स एक पेन पॉइंट रहता है स्टूडेंट्स का कि शुड वी मेक आवर ओन नोट्स, या फिर ऑलरेडी करंट अफेयर्स मैगजीन्स होती हैं, एडिटोरियल्स मतलब एनालिसिस होते हैं, उसको फॉलो करें. तो स्टैटिक और करंट का लिंकेज, उसको कंसाइज करना, इसके लिए आपने क्या एफर्ट्स किए थे? करंट अफेयर्स के लिए आई ट्राइड टू रीड न्यूज़पेपर, बट वो डेली नहीं हो पा रहा था बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट था. सो आई यूज टू सी फ्यू वीडियोज़ ऑन एडिटोरियल एनालिसिस,
एंड जो भी शॉर्ट समरी थी वो, एंड लास्ट ईयर जो लास्ट मोमेंट 1-2 मंथ्स पहले जो कंपाइलेशंस आते हैं, आई यूज टू डू दैट. तो मंथली कंपाइलेशन से हेल्प मिली सर आपको? मंथली तो आई वाज नॉट एबल टू डू, Okay. बट जो ईयर एंड में आते अच्छा, हैं ईयर एंड कंपाइलेशन आपने किया? मंथली वाला, बिकॉज रिवाइज नहीं हो पा रहा था. बीच में मैं सुन तो रही थी मंथली जो कंपाइलेशंस आते हैं, बट एंड में जो कंपाइलेशन वीडियोस पूरा साल का आता है, दैट आई यूज्ड टू लिसन टू. एक चीज़ आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा कि वो मैं रिवाइज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सीधा सा फंडा है कि कंटेंट वो पढ़ो जो आप रिवाइज कर पाओ. ट्रू. क्योंकि जब रिवाइज कर पाओगे तभी रिप्रोड्यूस कर पाओगे, और रिप्रोड्यूस करोगे कंटेंट को इन एग्ज़ाम तभी स्कोर होगा. तो चूज़ योर हैव दैट मेथड. अगर आप में से कोई मंथली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहा है तो प्लीज़ डू दैट. That I'm not saying that one should not follow, but you should be able to revise that. Yes, revise that. And it's not necessary to follow कि आप 5-6 जगह से follow कर रहे हैं, because you will find some difference in every second video. So you follow one source and have the trust कि हाँ उन्होंने जो बोला है that is बिल्कुल सही. और करंट अफेयर्स में कितनी सारी थीम्स हैं वो रिपीट होती हैं. आप 2-3 महीने बाद देखोगे वो रिपीट होगी, तो यू वोंट एक्चुअली लूज मच अगर आप किसी एक ही सोर्स को बार बार करते रहो. तो आप जैसे जो नोट्स होते हैं, तो नोट्स आपने डिटेल्ड बनाए या शॉर्ट नोट्स बनाए या दोनों बनाए, ये एक डाउट होता है स्टूडेंट्स का. सर मेडिकल के तो आई हैड वेरी डिटेल्ड नोट्स, एंड इनका ऑप्शनल मेडिकल था. जीएस के लिए भी, मेंस के लिए आई रिलाइड मोस्टली ऑन माय नोट्स, एंड देन आई अपडेटेड दोज विद फ्यू टॉपिक्स व्हिच वर रेलेवेंट फॉर मेंस. विच वर रेलेवेंट फॉर मेंस, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. जैसे पॉलिटी हुआ फॉर एग्जांपल, तो जनरली पॉलिटी के नोट्स जो बच्चा अपना रखता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, वो रखता है जैसे प्रेसिडेंट हुआ, पार्लियामेंट हुआ, उसी के स्ट्रक्चर में रहता है. बट जब आप कुछ क्वेश्चंस देखते हो मेंस के, तो आपको कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कई बार नोट्स में प्रेजेंट नहीं होते. यस सर. और इसके बारे में समझ कई बच्चों को बहुत बाद में आती है. तो ऐसा ना हो, तो आप अभी अगर इस बात को सुन रहे हो, तो जो अभी डॉक्टर अंकिता ने बताया कि भाई जो कीवर्ड्स मेरे पास प्रेजेंट नहीं थे मेरे नोट्स में, तो मैंने उनको अपडेट किया नोट्स को एज पर द डिमांड ऑफ मेंस. अच्छा, मेंस के लिए जो आप अपडेट कर रहे थे, इज इट नीडेड दैट दे नीड टू रेफर टू मैनी कंटेंट, मतलब मल्टीपल बुक्स को रेफर करना है, मल्टीपल एडिटोरियल्स को रेफर करना है? क्या अपडेशन इतना बड़ा कोई टास्क है? नो सर, मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करने में द प्रॉब्लम इज़ यू वॉन्ट बी एबल टू रिवाइज इट. अभी लाइक पॉलिटी में यू टॉक्ड अबाउट इट, so last 2-3 years they have been asking about judgments, relevant judgments for the case. So that is something which we need to update. So उसके लिए मैंने कुछ sources refer किए थे, and like I did polity lectures from M. Puri sir. So that helped me a lot. तो बस उसी को आपने अपडेट कर लेना है, वो आपको हेल्प करेगा. अच्छा, स्पेसिफिकली अगर सब्जेक्ट वाइज जाएं तो इकोनॉमी पर आपने जो कंटेंट अपना बनाया है, जो इकोनॉमी के लिए क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? सर इकोनॉमी वाज वेरी न्यू सब्जेक्ट टू मी, तभी मैंने उसको हाईलाइट किया है. yes, so I had to start it from the scratch. So I started with NCERTs, and then I followed Mrunal sir ke lectures, which almost every second aspirant does. And फिर कुछ जो वासु कटारा सर हैं, उनके कुछ PYQs मैंने स्टडी IQ से किए थे. PYQs एज वेल एज सम MCQs जो वो करते थे, एंड देन अटेंडेड फ्यू लाइव क्लासेस. सो दैट हेल्प मी along with the current affairs which were relevant. क्योंकि इकोनॉमी का डोमेन ही है कि करंट अफेयर्स से लिंक आपको करना ही होगा. ऐसे के लिए क्या किया आपने? ऐसे के लिए तो सर इट वाज मोस्टली द GS कंटेंट दैट आई रिलाइड अपॉन. आई डिड नॉट अटेंड एनी लाइक कोचिंग और some specific classes for that. So me and my husband, we used to write essays and check each others, and because आप दो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, so your content will be different, and कुछ भी इनपुट मिलता है कि you should improve on this, and one input I'll give, another he will give. So that helped me improve my essay. तो लगभग कितने ऐसे आपने लिखे होंगे? Is there a number? After prelims, I wrote around 15-20 essays I wrote after prelims, and like
before mains. और बिफोर प्रीलिम्स? Maybe 20-30 essays. ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी पर बात करते हैं। तो एनसीईआरटीज़ आपने कौन सी रेफ़र की थी आप सब्जेक्ट वाइज? तो जैसे हाँ, आप बताना स्टार्ट कीजिए प्लीज़। सर जब स्टार्ट किया था सो आई स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 7th की एनसीईआरटीज़, बट वो बहुत ज़्यादा कंटेंट हो रहा था, सो आई जस्ट gave a reading for all NCERTs and then had my short notes and then updated it with standard textbooks and current. You're saying all NCERTs from class 7th you read? 7th when I started preparing, but I could not revise all those, so I mostly relied on my notes only. And the short notes that you're saying, you prepared from NCERTs only? Not just from NCERTs, but from NCERTs and relevant standard books. Yes. तो ऐसे भी टॉपर्स हैं, इस साल भी हर साल होते हैं, जो NCERTs में बहुत सेलेक्टिव होते हैं। और लेकिन डॉक्टर अंकिता की जो अप्रोच थी जब शी स्टार्टेड, तो दैट वाज क्वाइट एग्जॉस्टिव, मतलब सब करना है। लेकिन एक और बात बता दूं, उसमें रिपीटिशन भी कई बार होता है। Yes, sir. और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं बहुत सिंपल हैं, लेकिन उसको काफ़ी एक्सटेंड स्टोरी लाइन करके दिया हुआ है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि उसमें कई सारी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अगर डेमोक्रेसी पे ही अगर 4 स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आ जाए, तो 2 स्टेटमेंट वुड बी वेरी क्लोज, but those 2 statements are written in NCERTs. Sometimes the exact statement is written there, Yeah. and that is asked in the option. जैसे यूपीएससी ने पूछा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 से आया था वो Yes. क्वेश्चन, और जनरली आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें वो स्टेटमेंट नहीं है, और आपने एक आइडिया ले रखा है, लेकिन वो स्टेटमेंट की जो क्लोजनेस है वो नहीं है। तो इस वजह से एनसीईआरटी इज़ अ बेस, मतलब उसको तो बेस बनाना ही चाहिए। At least one should have at least one reading. And then jump to other books, because NCERTs जब स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, that means the content is quite useful. तो 1 रीडिंग ऑफ NCERTs। आप स्टैंडर्ड बुक्स की बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइज आपने कौन सी रेफ़र करी? सर ज्योग्राफी के लिए तो आई मोस्टली रिलाइड ऑन NCERTs प्लस GC Leong, एंड फॉर हिस्ट्री NCERTs स्पेक्ट्रम फॉर modern, Nitin Singhania sir's book for art and culture, and for ancient and medieval other from NCERT books I relied on Pratik Nayak sir's notes. So they were very helpful. Okay. And for economy, Mrunal sir's content plus current affairs. Okay. And for science and tech, I had read Shankar's textbook, but I did not find it much useful in my second attempt. So I skipped it altogether and relied on current only. Okay. And for ethics? For ethics, I did Atul Garg sir's notes and his book. And for case studies, online sources, sir. ठीक है। अब इस पूरी प्रिपरेशन में किस किस तरह के चैलेंजेस आमतौर पर स्टूडेंट्स को आते हैं? मतलब आपने देखा, प्लस आपके आसपास और भी फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे थे, कुछ सक्सेस भी हो चुके हैं, तो कौन वो चैलेंजेस पे अगर कुछ आप गाइडेंस देना चाहें स्टूडेंट्स को तो? So one most important for working people is time management. So if they are working 9 to 5 and then after 5 p.m, although you have number of hours, but you are already exhausted. So one challenge was time management. Second, because the journey is too long, so one feels ups and downs. So when you have that low period, the support of family is much needed. So mental health issues, because sometimes what happens, people they do not like share things with their friends, or they are not able to share it with their family, because the generation gap is there. So they think that parents won't understand. So if you feel low at any point of time, you should share it with someone. You should vent out your issues, and then you feel quite light in your head. That's a piece of advice कि ये तो फॉलो करना ही चाहिए. And just be regular. You should not like study for 10 days, take a break for 10 days. So because the continuity is important. You study for, like if you are studying for X number of hours for 10 days and then wasting whole 10 days next. So better than that, you study X minus 2
for like all those days. आपको नहीं लगता एक मेंटल हेल्थ इशू का मतलब रीज़न शायद ये भी है, इनएक्शन, मतलब जो करना है अगर वो नहीं हो पा रहा है या नहीं कर रहे हैं उस चक्कर में स्ट्रेस हुए जा रहा है, और अगर केवल एक्शन लेना स्टार्ट कर दें तो वो स्ट्रेस काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाए. So the time management and sincerity, of course, if you're sincere and you have like followed your target, then there is a sense of satisfaction कि इतना syllabus मैंने सोचा था इस week cover करने का and I've done that. So एक वहीं से एक थोड़ा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है. सो दैट इज अ स्ट्रेस बस्टर. राइट. एक क्वेश्चन जो टीम ने कहा है कि सर मैम से पूछना ही है, स्टडी IQ IAS का जो आपका लाइव क्लासेस होती हैं तो उसने आपको कैसे हेल्प करी इस प्रिपरेशन में? सर लाइव क्लासेस आई अटेंडेड फॉर आंसर राइटिंग मेनली, सो दैट हेल्प कि बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस था नहीं मेंस से पहले. सो जब मैंने अपने आप से स्टार्ट किया था, सो आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट द आंसर इन स्पेसिफाइड टाइम. सो स्टडी IQ के जो लाइव आंसर राइटिंग अटेंड की, उसमें टाइम विद इन टाइम लिमिट ब्रेविटी आ पाई आंसर्स में, दैट आई कुड मैनेज. एंड प्लस कंटेंट भी थोड़ा जैसे जो मॉडल आंसर से एक्सप्लेन करते हैं, सो आई कुड मेक आउट कि आई एम लैकिंग ऑन दिस पार्ट, कि इंट्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है. और समटाइम्स व्हेन यू आर इन हरी you start writing the question but you are not able to write the conclusion part. So उसमें it was helpful कि आपको intro देना है, then body and then conclusion also you have to write. Ultimately this is the skill that you need to hone. मतलब मेंस से ही मेरिट बननी है, मेंस और इंटरव्यू, और मेंस में इट इज़ ऑल अबाउट आंसर राइटिंग. Yes sir. तो आंसर राइटिंग ही है ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन. तो इस पर प्लीज़ डू फोकस, मतलब अभी से शुरू हो जाइए. कंटेंट जैसी सीखें तो ध्यान देना शुरू करिए. इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, एंड फियर ऑफ राइटिंग हटेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे. तो दैट्स ऑल. और अगर आप कुछ अलग से लास्ट मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ यू कैन. सर my message in short would be just keep your resources limited and revise so that you don't forget things. Because once you read something and then do not revise it, it is basically useless. Exactly. So sometimes the options are very close. So if you have not revised things, so you won't be able to tick mark the right option. And just be sincere and be continuous in your studies. इन्होंने एक बात कही है, अगर उसको लाइन को आपने कहीं लिख लिया ना तो इट विल सेव लॉट ऑफ टाइम, कि उसी चीज़ को पढ़ना है, मतलब जिसको आप रिवाइज़ कर पा रहे हैं. अगर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं और आपने पढ़ लिया और आपको लग रहा है इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इवेंचुअली, ऐसा नहीं होने वाला है इन मोस्ट ऑफ द केसेस. तो बी प्रैक्टिकल इन योर अप्रोच. And one more thing, do not stress too much. And whenever you feel that you are having some issues, कुछ depressive thoughts आ रहे हैं, or you are too stressed, you won't be able to concentrate on your studies. So आप time भी अपना ख़राब करेंगे, plus your mental health will be affected. So just talk to friends, talk to family, and resolve your issues and take a small break. और ये ध्यान रखें कि आपसे ज़्यादा कीमती कोई नहीं है, तो यू आर योर पावर. तो अल्टीमेटली लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे तो बन जाएगी लाइफ. सो दैट्स ऑल फॉर दिस इंटरेक्शन. फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेक्शन में. टेक केयर. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.